चलिए शहर पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं रेमल चक्रवात की। जी हां, क्योंकि ये तूफानी चक्रवात पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों से टकराने के बाद अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। हालांकि रेमल तूफान अब उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है, लिहाजा असम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में भी बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग का यह भी मानना है कि आज और कल पश्चिम बंगाल समेत उत्तर पूर्व के राज्यों में भारी बारिश होगी। हालांकि 28 मई की शाम से रेमल तूफान का असर कम होने लगेगा। ये चक्रवाती तूफान जमीन से टकराने के बाद यानी इसका लैंडफॉल होने के बाद अब इसका जो गति है वो धीमा हो गया है। अब यहाँ पे वाटर लॉगिंग हो चुका है, पानी पानी हो चुका है पूरा। पश्चिम बंगाल में रेमल चक्रवाती तूफान अब कमजोर पड़ने लगा है। तूफान का असर भले ही कम हो रहा है, लेकिन बंगाल के कई इलाकों में भारी बारिश अब भी जारी है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों से जब रेमल तूफान टकराया तो भारी बारिश और तेज हवाओं का दौर शुरू हो गया। रविवार की पूरी रात करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती रही और तूफान के साथ बारिश से पश्चिम बंगाल के कई जिले प्रभावित हो रहे हैं। चक्रवाती तूफान जमीन से टकराने के बाद यानी इसका लैंडफॉल होने के बाद अब इसका जो गति है वो धीमा हो गया है। अब वो एक डीप डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है, लेकिन इसके चलते बंगाल के खाड़ी इलाका उसके साथ साथ तटीय इलाका में काफी बारिश हो रहा है। कोलकाता में भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते हर तरफ पानी पानी नजर आने लगा। शहर में इतनी बारिश हुई कि सड़कें मानो तालाब बन गई। साइक्लोन रेमाल का असर जो कोलकाता और उसके सटे हुए इलाकों में देखा जा रहा है, उसका प्रभाव कोलकाता शहर में बहुत सारे जगहों पे हुआ है। बारिश जो कल शाम से ही हो रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। कभी वो तेज हो जाता है, कभी थोड़ा हल्का हो जाता है, लेकिन बारिश कॉन्स्टेंटली हो रहा है। यहाँ पर कोलकाता के इस आइकॉनिक पार्क स्ट्रीट की स्थिति ये है कि यहाँ पे वाटर लॉगिंग हो चुका है, पानी पानी हो चुका है। हालांकि रेमल तूफान की गति पहले के मुकाबले काफी कम हो गई है और अब ये तूफान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पूर्व के राज्यों की ओर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मिजोरम, असम, त्रिपुरा के कुछ इलाकों में भारी बारिश हुई शुरू हो गई है। मौसम विभाग का कहना है कि कल शाम तक स्थिति सामान्य हो सकती है। ये 28 तारीख को पूरी तरह वीक हो जाएगा और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इसलिए 28 तारीख तक बारिश जारी रहेगा। 29 तारीख से इसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। इसके साथ ही मौसम विभाग ने असम के 7 जिलों में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के जानकारों का मानना है कि गंगीय पश्चिम बंगाल, दक्षिण बांग्लादेश, ओडिशा के उत्तरी तट और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में तूफान के साथ भारी बारिश की उम्मीद है। इसके अलावा नागालैंड, असम, मेघालय, सिक्किम में आज और कल यानी 27-28 मई को भारी बारिश हो सकती है। साथ ही बिहार के पूर्वी हिस्सों और झारखंड में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। फिलहाल पश्चिम बंगाल के कई जिलों में रेमल चक्रवात कमजोर हो रहा है और लोगों ने खुद ही तूफान को हराना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे तूफान रेमल का असर कम हो रहा है, बचाव दल सूचना के आधार पर उन इलाकों में पहुंच रहा है जहां लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि रेमल तूफान के टकराने को लेकर पहले ही भविष्यवाणी की गई थी। इसलिए सुरक्षा एजेंसियां और सरकार ने काफी तैयारी की थी, जिसकी वजह से नुकसान काफी कम हुआ है और स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। दिल्ली से पीयूष मिश्रा, मिदनापुर से ऋतिक मंडल, कोलकाता से सूर्योग्नि रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रेमल तूफान की चुनौती से निपटने के लिए तमाम एजेंसियां एक्टिव हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ के जवान लगातार प्रभावित इलाकों में लोगों को मदद पहुंचाने में जुटे हैं। भारी बारिश और तूफान वाले इलाकों में रेस्क्यू टीमें मोर्चे पर डटी हुई हैं। पानी में फंसे लोगों को बचाने के लिए कोस्ट गार्ड के जवान लाइफ बोट और लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ तैयार हैं। तो वहीं दक्षिण बंगाल में एनडीआरएफ की 14 टीमें तैनात की गई हैं। सावधान सावधान सावधान, समुद्र में तूफान आ रहा है। आपसे अनुरोध है कि आप नजदीकी बंदरगाह की तरफ चले जाएं।
जब कुदरत ने रेमेल तूफान के शक्ल में चुनौती दी तो कोस्ट गार्ड के जवानों ने हौसले के साथ इसका मुकाबला किया। रेमेल की आहट मिलते ही इंडियन कोस्ट गार्ड के जवानों ने समंदर के आसपास के इलाकों में मोर्चा संभाल लिया। डॉर्नियर विमान में सवार होकर कोस्ट गार्ड के जवान तूफान की चाल पर नजर बनाए हुए हैं। रेमेल तूफान और उससे प्रभावित होने वाले इलाकों की बड़ी बारीकी से निगरानी की जा रही है। कोस्ट गार्ड्स के जवान विमान से ही लोगों को समंदर तट से दूर जाने की हिदायत दे रहे हैं। मछुआरों को भी फौरन बंदरगाह की तरफ जाने का संदेश दे दिया गया है। समुद्र में तूफान आ रहा है, आपसे अनुरोध है कि आप नजदीकी बंदरगाह की तरफ चले जाएं। सावधान 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 सावधान। इन कोशिशों का नतीजा ये हुआ कि रविवार रात तूफान के समंदर तट तक पहुंचने से पहले ही ज्यादातर इलाके खाली करा लिए गए। तूफानी हवाओं ने अपना असर तो दिखाया, लेकिन गनीमत रही कि इससे जान माल का नुकसान नहीं हुआ। तूफान के जमीन से टकराते ही पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ जोरदार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कई जगहों पर जल भराव जैसे हालात हो गए हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में पानी में फंसे लोगों को बचाने के लिए भी कोस्ट गार्ड के जवान लाइफ बोट और दूसरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ तैयार हैं। कोस्ट गार्ड के साथ साथ एनडीआरएफ के जवान भी इस तूफान से निपटने के लिए एक्शन में हैं। दक्षिणी बंगाल में तूफान से प्रभावित होने वाले इलाकों में एनडीआरएफ की 14 टीमें तैनात हैं। और यहाँ पर पूर्व मिदनापुर की अगर मैं आपको बात करूँ तो जैसे जिस बात की राहत की जो सबसे बड़ी बात है और सुकूनदेह सबसे बड़ी बात है कि इस आपदा की स्थिति में चुनाव भी चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से व्यवस्था लिया गया, एनडीआरएफ के टुकड़े जिस तरीके से मौजूद की गई और समय रहते लोगों को शेल्टर होम में जैसे पहुंचाया गया, उसके चलते जान माल का नुकसान कम हुआ है। जो खबरें हमें मिल पा रही है पूर्व मिदनापुर, जहां पर आशंकाएं थी कि यहां पर भी काफी सारे जो है जो तहस नहस ये चक्रवाती तूफान वो करेगा, लेकिन अभी तक जो खबरें हमें मिल पा रही है पूर्व मिदनापुर में किसी भी तरीके से नुकसान की खबर नहीं है। रेमेल की तूफानी हवाओं ने तमाम पेड़ों को उखाड़ दिया, लेकिन एनडीआरएफ की टीमों ने रात के वक्त ही इन पेड़ों को रास्ते से हटाने का काम शुरू कर दिया। रात से लेकर सुबह तक ये टीमें लगातार पेड़ हटाकर रास्ता साफ करती रही ताकि रेस्क्यू की रफ्तार धीमी न पड़े। रेमेल तूफान ने आसमान से जो चुनौती पेश की, उस चुनौती का जवाब इन जवानों ने अपने बुलंद इरादों से दिया है। ये कोशिशें इस बात का सबूत हैं कि अगर हौसले मजबूत हों तो कुदरत की चुनौतियों का सामना करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देश में एक तरफ जहां पारा चढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ जगहों पर राहत की बारिश भी हो रही है। जोधपुर में हुई झमाझम बारिश ने गर्म मौसम का मिजाज थोड़ा सा बदल दिया और तपती धरती पर बारिश की फुहारों ने राहत दी। और इसके साथ ही महाराष्ट्र के वाशिम और अकोला में भी चिलचिलाती धूप की तपिश के बाद मौसम ने करवट बदली और तूफानी हवाओं के साथ बादल खूब बरसे, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी सही लेकिन निजात जरूर मिली। जहां चिलचिलाती धूप और गर्म हवा के थपेड़ों का खतरनाक कॉम्बो कई राज्यों में परेशानी का सबब बना हुआ है, ऐसे में कुछ इलाकों में हुई झमाझम बारिश ने गर्म मौसम का मिजाज थोड़ी देर के लिए बदल दिया। तपती धरती को बारिश की बौछारों ने एक बहुत बड़ी राहत दे दी। तस्वीर राजस्थान के जोधपुर की है। बारिश से पहले भट्टी की तरह तप रहे रेलवे स्टेशन पर इक्का दुक्का लोगों की मौजूदगी रही होगी, मगर जब तेज हवाओं के साथ यहाँ बारिश हुई तो बढ़ता तापमान एकाएक नीचे आ गया। जोधपुर में 47 डिग्री तक तापमान पहुंच गया था। शहर में उमस से लोगों के बुरे हाल हो गए। ऐसे में रविवार को मौसम ने करवट ली, बारिश और अंधड़ का दौर चला तो चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत मिली। वहीं बीते 15 दिनों से भयंकर गर्मी झेल रहे महाराष्ट्र के वाशिम में भी तेज हवा के साथ राहत वाली बारिश की जबरदस्त फुहारें बरसी। हालांकि गर्मी से राहत के साथ वाशिम के चांडस, धावंडा और दूसरे गांवों में कुछ नुकसान भी हुआ। तेज हवा ने यहां के शिरपुर गांव में दरअसल जैन समुदाय के एक मंदिर में लगा भोजन मंडप ही तहस नहस कर डाला। मगर पिछले दिनों विदर्भ के तापमान में जिस तरह से इजाफा हुआ, चिलचिलाती धूप और लू ने यहां के लोगों का जीना मुहाल किया हुआ था। ऐसे में बेमौसम बारिश ने गर्मी से हलकान लोगों के चेहरे जरूर खिला दिए।
महाराष्ट्र के अकोला में भी चिलचिलाती धूप की तपिश के बाद मौसम ने करवट ली। तूफानी हवा के साथ बादल खूब बरसे, लोगों को गर्मी से निजात जरूर मिली, मगर यहाँ भी कुछ ग्रामीण इलाकों में कच्चे मकान के छप्पर उड़ गए, जिस वजह से कई किसान परिवारों को नुकसान हुआ। मई बीतने वाला है, जून आने को तैयार है। गर्मी के बढ़ते मिजाज के बीच मानसून आने का भी इंतजार है, मगर उससे पहले देश के ऐसे कई इलाकों की तपती धरती पर अगर बादल बरस रहे हैं तो ये किसी सौगात से भी कम नहीं। जाहिर है इस प्री मानसून सीजन की कई भौगोलिक और मौसमी वजह हो सकती हैं, जिससे ये बेमौसमी बारिश तपते इलाकों में बड़ी राहत देकर जा रही है। महाराष्ट्र के वाशिम से जका खान और अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात कर लेते हैं देश में पड़ रही भीषण गर्मी की। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में इस वक्त पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि राजस्थान में तापमान 50 डिग्री के आसपास है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक तापमान में और भी बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भी गर्मी को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश है, इसमें तापमान फिलहाल 45 डिग्री है, लेकिन आने वाले दिनों में 1 से 2 डिग्री तापमान बढ़ सकता है। यानी हीट वेव टू सीवियर हीट वेव की जो श्रेणी होती है उसमें हमारे ये राज्य, दिल्ली समेत ये बाकी राज्य उस श्रेणी में जा सकते हैं, तो तापमान यहाँ पे बढ़ सकता है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो ये सीवियर हीट वेव की श्रेणी में आता है, क्योंकि यहाँ तापमान 50 डिग्री पार है। जैसलमेर में सबसे ज्यादा तापमान है और यहाँ पे रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया गया है और आने वाले 2 से 3 दिनों में यहाँ तापमान और बढ़ेगा। तो अभी फिलहाल इस राजस्थान समेत अन्य राज्यों में किसी तरीके की कोई राहत की उम्मीद नहीं है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू रीजन की और हिमाचल की लोअर एरिया की, तो यहाँ भी मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट ऑलरेडी जारी है, लेकिन आने वाले दिनों में वहां पे भी तापमान 1 से 2 डिग्री बढ़ सकता है। 3 दिन के अंदर, 3 दिन के बाद अरेबियन सी की तरफ से जो हवाएं आएगी उससे तापमान में जरूर थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, जिसकी वजह से दिल्ली समेत बाकी की जो आसपास के राज्य है वहां पे थोड़ी सी राहत मिल सकती है। अगर हम मानसून की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 5 दिन के बाद तापमान में गिरावट हो सकती है। कुछ ऐसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिविटीज इस तरीके से बन रही है जिससे टेम्परेचर में गिरावट होगी और मानसून के जो प्री मानसून है वो आने के चांसेस है अगले 5 दिन के बाद। लेकिन 5 दिन से पहले किसी तरीके की राहत की कोई उम्मीद नहीं जताई जा रही है। तमाम अन्य राज्यों में मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी है और तापमान 1 से 2 जो हीट वेव टू सीवियर हीट वेव की श्रेणी है उसमें जा सकता है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र कुमार के साथ मनीषा रड्डा, दिल्ली। अब खबर सैर सपाटे की। गर्मी से राहत के लिए इन दिनों बड़ी संख्या में लोग हिल स्टेशन का रुख कर रहे हैं, तो ये खबर उन लोगों के लिए ही है जो गर्मी से राहत पाना चाहते हैं। दरअसल उत्तर भारत में हिमाचल और उत्तराखंड के हिल स्टेशन हैं, तो दक्षिण भारत में भी ऐसी कई जगह हैं जहां जाकर आपको न केवल सुकून मिलेगा बल्कि मजा भी खूब आएगा। ऐसी एक खास जगह है तमिलनाडु का होगेनक्कल फॉल, जिसका दीदार अभी हम आपको कराने जा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। पहाड़ों के बीच हरी भरी हसीन वादियों का ये नजारा उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश का नहीं है। कुदरती खूबसूरती की ये मनमोहक तस्वीरें तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले के होगेनक्कल की हैं। पहाड़ी इलाके में घुमावदार राहें आपको यहाँ के मशहूर झरने की ओर ले जाती हैं। गर्मी के सीजन में दूर दूर से देश के कोने कोने से सैलानी यहाँ आते हैं। ये झरना इतना खूबसूरत है कि लोग इसके आसपास सैर करने और यहाँ पर नहाने का आकर्षण नहीं छोड़ पाते। मैं यहाँ होगेनक्कल झरने की सैर करने आई हूँ। ये बहुत खूबसूरत है, अद्भुत है। मैंने पहले कभी ऐसा झरना नहीं देखा। मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि यहाँ 5 झरने हैं। मुझे खूब मजा आया। झरने का पानी नीचे गिरकर यहाँ बने शानदार जलाशय में जमा होता रहता है। बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर नौका विहार का मजा भी लेते हैं। लोग ऊंचे पहाड़ से गिर रही जलधाराओं के बीच गोल गोल नौकाओं पर सैर करते हुए अनूठे माहौल से रूबरू होते हैं। ऊंची पहाड़ी चोटियों से गिरती जलधारा के बीच नौका विहार जोखिम भरा भले ही लगे, लेकिन इसका आनंद सबसे जुदा है।
वीकेंड पर छुट्टी मनाने के लिए ये बेहतरीन जगह है। लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ यहाँ आ सकते हैं। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। न केवल टूरिस्ट बल्कि आसपास के इलाके के लोग भी यहाँ छुट्टियां मनाने और भीषण गर्मी से बचाव के लिए आते हैं। झरने के ठंडे पानी में नहाते और अटकेलियां करते लोग यहाँ बेहद तरावट महसूस करते हैं। झरने में नहाने वालों के लिए यहाँ सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। बहुत से लोग यहाँ बने हैंगिंग ब्रिज से भी प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन करते नजर आते हैं, क्योंकि चारों तरफ से पहाड़ों से गिरती जलधाराएं यहाँ मंत्रमुग्ध करने वाले ऐसे माहौल का निर्माण करती हैं जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आइए अब बात कर लेते हैं राम नगरी अयोध्या की। जी हाँ, अयोध्या में राम मंदिर के अलावा 7 और भी मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है, जिनका निर्माण कार्य इसी साल सितंबर तक पूरा हो जाएगा। यानी कि प्रभु श्री राम की नगरी में भक्तों को 7 और तीर्थों के दर्शन का लाभ मिलेगा। और इसके साथ ही यहाँ दर्शन को पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को राम संस्कृति से जुड़े कई प्रसंगों से जीवंत दर्शन होंगे। खास बात यह है कि भक्तों को अयोध्या में त्रेता युग की झलक भी दिखाई देगी। देश की आस्था की केंद्र अयोध्या अब और भी दर्शनीय और भव्य बनने जा रही है। जल्द ही यहां रामलला के दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं को 7 और मंदिरों के दर्शन का लाभ मिलेगा। यानी रामनगरी में अब आस्था और भक्ति के 7 रंग देखने को मिलेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के अनुसार राम मंदिर के पास बन रहे 7 मंदिरों का निर्माण कार्य सितंबर तक पूरा हो जाएगा। इनमें शेषावतार मंदिर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। जटायु महाराज भी स्थापित हो चुके हैं। यानी अब अयोध्या में दर्शन को पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को राम संस्कृति से जुड़े कई प्रसंगों के जीवंत दर्शन हो सकेंगे। लोग बाकी मंदिरों का भी दर्शन करें, जैसे 7 मंदिर सितंबर तक पूर्ण हो जाएंगे, शेषावतार मंदिर पूर्ण हो जाएगा, तो उन निर्माण कार्य को भी हम कर लेंगे। लेकिन वो है तो श्रद्धालुओं के लिए, तो अगर श्रद्धालु जाएंगे तभी हमारा सफल होगा पूरा कार्यक्रम। खास बात यह है कि भक्तों को अयोध्या में त्रेता युग की झलक भी दिखाई देगी। नृपेंद्र मिश्रा के अनुसार कुबेर टीले का निर्माण भी सितंबर तक पूरा हो जाएगा। यहाँ उन पौधों को रोपा गया है जिनका उल्लेख रामायण में मिलता है। इसे लेकर लखनऊ के बॉटनिक गार्डन में भी गहन शोध किया गया। रामायण में कौन कौन से पौधों का उल्लेख जी, तो ये कहा जाता है और देखा भी है लोगों ने, और वो शोध कार्य का जो है वो तो छपा हुआ है कि 150 से ज्यादा पौधे थे जिनको की रामायण में किया गया है उल्लेख। तो उन पौधों में से ही पौधों का चयन करके यहाँ पर जो है वो एक तरीके से आप समझे कि क्या तो पौधा बड़ा या छोटा जो भी होगा उसकी स्थापना। रामलला का ये पावन धाम भारतीय धार्मिक संस्कृति और परंपरा का वो संगम बनने जा रहा है जो आज के आधुनिक युग में त्रेता काल की अनुभूति कराएगा, जहां भक्तों को भगवान के साक्षात्कार तो होंगे ही, वो श्री राम के जीवन काल का सजीव दर्शन भी कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं देवभूमि उत्तराखंड की। यहाँ 4 धाम यात्रा में भक्ति की बहार पै रही है। बड़ी संख्या में तीर्थयात्री चारों धाम की यात्रा के लिए देवभूमि पहुंच रहे हैं और इसके लिए प्रशासन की तरफ से नियमों का सख्ती से पालन भी किया जा रहा है। फर्जी रजिस्ट्रेशन कराने वाले यात्रियों पर कार्रवाई हो रही है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया, श्रद्धालु से भी बातचीत की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए।
चारधाम यात्रा पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। ये भीड़ हरिद्वार से शुरू होकर चारों धाम के दरबार तक देखी भी जा सकती है, मगर इस दौरान कुछ लोग अब भी नियमों को ताक पर रखकर रील्स बना रहे हैं, जिनके खिलाफ चमोली जिले में अब तक 70 और केदारनाथ रूट पर 66 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों की तरह भीषण गर्मी का कहर उत्तराखंड में भी है। बावजूद इसके लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने चारधाम का दर्शन किया। इनमें केदारनाथ बाबा के दर्शन सर्वाधिक संख्या में हो रहे हैं। अभी तक 4,67,908 तीर्थयात्री बाबा के दरबार पहुंचे, जो इस धाम की लोकप्रियता को दर्शा रहा है। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी अब तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए, जहां 24 मई के डेटा के मुताबिक कुल 2,40,259 तीर्थयात्रियों ने बद्री विशाल के दर्शन किए। वहीं यमुनोत्री और गंगोत्री धामों में भी भारी भीड़ देखी गई, जहां यमुनोत्री में 1,97,494 और गंगोत्री धाम में 1,88,993 तीर्थयात्री पहुंचे। इसके अलावा हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के कपाट भी सबद कीर्तन और पहली अरदास के साथ खुले, तो पहले दिन यहां 5,785 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। फिलहाल तो देवभूमि उत्तराखंड में आस्था का समंदर हिलोरे मार रहा है, जिसको मैनेज करने की एक बड़ी चुनौती सरकारी मशीनरी के सामने है। चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव हरिद्वार हो या फिर यात्रा रूट पर आने वाली कई और अहम जगह, इन सभी स्थानों पर प्रशासनिक मशीनरी की पैनी नजर है। वहीं दूसरी तरफ फर्जी रजिस्ट्रेशन या धाम में रील्स बनाने वालों के खिलाफ एक्शन लेने में भी प्रशासनिक अमला कोई समझौता नहीं कर रहा। जाहिर है सरकार की ऐसी सख्ती यात्रियों को धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखने के लिए है, जिसके लिए श्रद्धालुओं का सहयोग भी अपेक्षित है। देहरादून से अंकित शर्मा और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब खबर माता वैष्णो देवी से जुड़ी हुई आपको बता दें, यहाँ पर आशीर्वाद हर कोई लेना चाहता है ताकि उनके घर गृहस्थी में सुख समृद्धि बनी रहे, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हैं। उनकी उम्मीदें मां वैष्णो देवी के दर्शन को लेकर कम हो रही थी। ऐसे में दिल्ली की एक संस्था ने 9 लोगों की उम्मीदों को पूरा करने का काम किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिन 9 लोगों को माता के दर्शन का सौभाग्य मिला है, उनकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही और वो संस्था और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का धन्यवाद करते नहीं थक रहे। कि मेरे जैसे साथी जो आना चाहते हैं दर्शनों के लिए, उनके लिए सुगम्यता रहे, थोड़ा सा एक्सेसिबिलिटी रहे, थोड़े से संसाधन ऐसे हों कि आराम से पहुंचा जा सके और थोड़ा जल्दी पहुंचा जा सके। और ये है कि और भी बहुत से संस्थान हैं जहां हम लोग रिलीजियस जगहों पे जाना चाहते हैं, पर वहाँ भी सब जगह अड़चन आती है। तो मेरा आप ये समझो पॉलिसी मेकर से इनसे पूरा ये वो है कि भाई हर जगहों को एक्सेसिबल बनाएं। मैं पहले बहुत बार वैष्णो देवी आती थी, नंगे पैर आती थी, नंगे पैर जाती थी, लेकिन इंजरी के बाद से 4 साल से मैं होप खो चुकी थी कि अब पता नहीं कि माता के दर्शन कब हो पाएंगे या नहीं भी हो पाएंगे। तो अब KSNR के थ्रू मुझे ये मौका मिला है दोबारा। हमारा देश जितना विशाल है, उतनी ही इस देश की सभ्यता और संस्कृति भी विराट है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक आस्था और भक्ति के अलग अलग रंग नजर आते हैं। कुछ ऐसा ही दृश्य तमिलनाडु के कांचीपुरम में वरदराज ब्रह्मोत्सव में नजर आ रहा है। आपको बता दें, यहाँ श्रद्धालु भगवान वरदराज की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें भक्त ढोल नगाड़ों की थाप पर झूम रहे हैं और अपने आराध्य की रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो देखिए धार्मिक सांस्कृतिक उत्सव की ये झलक। तमिलनाडु के कांचीपुरम में सड़कों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का ये समंदर भगवान वरदराज में लोगों की आस्था और विश्वास की अनूठी कहानी कह रहा है। ये तस्वीरें कांचीपुरम में वरदराज पेरुमल ब्रह्मोत्सवम की हैं। ढोल नगाड़ों की गूंज, वेद मंत्रों के पाठ और गोविंदा गोविंदा के जयकारों के बीच हजारों लोग भगवान वरदराज के विशाल रथ को खींचते हुए उनकी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। यहाँ पर सब बराबर है, आम और खास का कोई भेद नहीं और उनके प्रति श्रद्धा के इजहार के लिए यहाँ जमा हुए हैं।
कांचीपुरम में भगवान वरदराज पेरुमल मंदिर का बड़ा धार्मिक महत्व है। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। हर साल यहाँ वैशाख महीने में सबसे बड़े धार्मिक कार्यक्रम ब्रह्मोत्सवम की परंपरा है। ब्रह्मोत्सवम 10 दिनों तक चलता है। इस दौरान हर दिन अलग अलग वाहनों पर भगवान की शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस बीच गोवा में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत से लोगों को रूबरू कराने के लिए अनूठी पहल की गई है। यहाँ हेरिटेज फेस्टिवल मनाया गया, जिसमें लोक संस्कृति के अलग अलग रंग देखने को मिले। सैलानियों को आकर्षित करने के लिए ये एक खास कोशिश है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अनंत और राधिका अंबानी की दूसरी प्री वेडिंग सेरेमनी स्पेन में होने जा रही है। सेरेमनी में शामिल होने के लिए आपको बता दें कि मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। भारत से तमाम नामी चेहरे इस प्री वेडिंग के लिए स्पेन रवाना हो रहे हैं। एक्टर रणवीर सिंह कलिना एयरपोर्ट से स्पेन के लिए निकले। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी अपने परिवार के साथ स्पेन रवाना हुए। अनिल अंबानी ने भी इस सेरेमनी में शामिल होने के लिए कलिना एयरपोर्ट से ही अपनी फ्लाइट ली। स्पेन में 28 से 30 मई के बीच अनंत और राधिका अंबानी की दूसरी प्री वेडिंग सेरेमनी होनी है। इस भव्य कार्यक्रम में बॉलीवुड के तमाम बड़े चेहरे नजर आएंगे। देखिए जरा गौर से और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि शेर जो मैं पढ़ने जा रही हूं वो है तो छोटा, लेकिन बहुत ध्यान से सुनने वाला है और गहरा है। बिल्कुल, बात ये नहीं है कि आप गिर गए हैं या नहीं, बात ये है कि आप उठे हैं या नहीं। जी हाँ, और कहते हैं ना, अगर मेहनत करना सीख गए तो जीतना भी सीख ही जाएंगे। क्या बात है। सोचा है तो पूरा होगा, बस शुरू आज से करना होगा। तुझसे दुनिया से बाद में पहले खुद से लड़ना होगा। बिल्कुल, क्या बात है। शुरू तो कोई भी कर लेता है, मगर योद्धा वही है जो अंजाम के लिए पहुंच जाता है। बिल्कुल, ऐसी अच्छे और पॉजिटिव विचारों और खबरों के साथ हम आते हैं हर रोज आपके साथ चाय पीने, अच्छी अच्छी बातें करने। बस इंतजार अब कल तक का कीजिएगा। शाम 5 बजे चाय पर चर्चा में मुलाकात होगी।